नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, वर्ष 2020 की है। राज्य है हरियाणा, जिला है पानीपत। बात 26 सितंबर 2020 की है। पानीपत शहर में गोहान रोड स्थित गौशाला के पीछे वाली गली में एक लाश मिली। सवेरे लोगों ने डिटेक्ट किया, पुलिस को बताया, पुलिस आई, पुलिस ने पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला कस कर हत्या किए जाने की बात पोस्टमार्टम में आ गई। पुलिस ने फोटो छपवाए, लोगों से पूछा, अखबार में निकलवाया। जो उसकी पहचान के लिए किया जा सकता था वो पुलिस ने अपने स्तर से किया। अभी पुलिस चक्कर लगा ही रही थी कि 28 सितंबर को, यानी 2 दिन बाद, 72 घंटे के अंदर, आप 48 घंटे के अंदर काशीगिरी मंदिर के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास वाली गली में 2 शव और मिल गए। पोस्टमार्टम के लिए इनको भी भेजा गया। इनकी भी हत्या का कारण वही स्ट्रेंगुलेशन आया। खैर, इनकी पहचान में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगले दिन यानी 29 सितंबर को इनकी पहचान हो गई। इनके नाम थे राज कॉलोनी के रहने वाले हरि नारायण और दलबीर नगर के रहने वाले राजेंद्र। दोनों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 25-26 साल के नवयुवक थे। पहली जो डेड बॉडी मिली थी गली में, मोहान रोड की गौशाला के पीछे वाली गली में, उसकी भी उम्र कुछ इसी तरह की थी। 3-3 मर्डर हो गए। अखबारों में, जैसा आप जानते हैं कि इशू बना लेते हैं, फिर हल्ला करते हैं, पुलिस को दबाव बनाते हैं, मजबूर करते हैं कि पुलिस थोड़ा तेजी दिखाए, वरना पुलिस बहुत शनई है, धीमे धीमे, हौले हौले अपना काम करती है जब तक कि उसकी चूड़ी न कसी जाए। ज्यादा हल्ला हुआ तो फिर लोगों ने हाथ पैर मारने शुरू किए। पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की गली में आगे से, पीछे से, आने जाने वाली सभी जगहों से सीसीटीवी कैमरे की तलाश की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर, यानी जब बैंक चल रहा होता है उस समय की रिकॉर्डिंग के लिए कि बाहर भीड़ तो नहीं है, बाहर कोई व्यक्ति हथियार लेके तो नहीं है, बाहर या भीतर आने जाने वाले लोगों पे चेक करने के लिए बाहर की तरफ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने बैंक से इसकी डिटेल ली और ये कहा कि इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की हमें आवश्यकता है। फुटेज मिल गई। फुटेज में 2 लोग जो साधु का वेश, यानी जोगिया वस्त्र टाइप पहने हुए थे, वो उसमें दिखाई पड़े। घटना के समय के पहले जाना और घटना के बाद उधर से भागते हुए आना, इससे ये साबित हुआ कि ये, ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों को इस बात की जानकारी है। बिल्कुल घटना के आधे घंटे पहले जाना और घटना जो संभावित समय है, जो पुलिस ने अनुमान लगाया था, उसके बाद आना। फोटो दिखाई गई तो ये पता लगा कि संजय चौक पर सड़क के किनारे रहने वाले नशेड़ी हैं और दोनों ही नशा करते हैं, गंभीर नशा करते हैं। शुरू में
ये काम करते थे, लेकिन फिर नशे में इनका सब काम बंद हो गया, तो इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, मूछ बढ़ा ली और शरीर पर वो वही वस्त्र डाल लिए, ताकि लोग नशे के बारे में इससे न पूछें। कभी कभी ये होता है कि अरे भाई आप नशा क्यों कर रहे हैं, तो लोग छोड़ देते हैं कि ये गांजा पिए होंगे, साधु हैं, ये बाबा हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। हर धर्म में ऐसे लोग हैं कि लोग छेड़ते नहीं, कि कैसे भी हो धार्मिक आदमी है, और इस आड़ में वो अपना काम करते रहे, दिन भर भीख मांगना, या कहीं अगर दांव लग गया तो काम भी कर लिया जिसमें नशा खरीदने भर को पैसा मिल जाए। पुलिस ने घेर घार के उन्हें नशे की हालत में ही गिरफ्तार किया। आशीष निवासी कलाहवड़, थाना सांपला, रोहतक, बुरी तरह नशे में था। पुलिस ने इसको उठा के सीसीटीवी कैमरे की फोटोग्राफ जो निकाली गई थी उनसे मैच कराया। ये वही आदमी था। 4-6 घंटे बाद जब इसका नशा उतरा तो साथ वाले आदमी की, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, उसके बारे में पूछा गया। उसने फौरन बता दिया कि इसका नाम सोनू निवासी सेवा समिति रोड समाल खा है, और बोलचाल में इसको सोनू समाल खा कहते हैं। सोनू समाल खा भी संजय चौक के आसपास ही कहीं नशे की हालत में मिल गया। दोनों पुलिस थाने में जमा हो गए। पहले इनके नशे के उतरने का पुलिस ने इंतजार किया। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सामान्य रूप से नशे की हालत में पुलिस किसी तरह की मारपीट नहीं करती है। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो नशे की हालत में उसे चोट, मानसिक, शारीरिक या किसी तरह की चोट का एहसास नहीं होता। दूसरा, पुलिस जब उनके साथ सख्ती करती है तो उसे कितनी मानसिक या शारीरिक चोट पहुंची है, पुलिस को इसका अंदाजा नहीं होता, और ऐसे में कभी कभी चूक हो जाती है, ये पता नहीं लगता कि ये जिंदा है कि मर गया। इसीलिए पूरी तरह से नशा उतरने के बाद ही पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, और यही पुलिस ने किया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पूछताछ करते समय सारी बात क्लियर हो गई। आशीष ने बताया कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वो शुरू से नशा करने लगा था। कुछ दिन वो नशे को एंजॉय करने के लिए पंजाब में गया। फिर पुलिस की सहायता से घर वाले उसको पकड़कर पानीपत ले आए, और फिर जब ज्यादा बवाल देखा उसकी पत्नी ने कि ये सुधरने वाला नहीं है, इसके परिवार वाले चाहे जो कर लें, पत्नी छोड़कर चली गई। परिवार के परिजन परेशान होते हैं हर जगह। जिस परिवार में भी कोई एडिक्ट हो जाता है, आप उस परिवार की परेशानी देखिए, उसमें माँ की ममता देखिए, पिता का परेशान होना देखिए। वो हर कोशिश करता है, शुरू में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एडिक्ट होने के बाद इतनी परेशानी मानसिक रूप से पेरेंट्स को होती है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वही कर सकता है जिसके घर में इस तरह का कोई प्राणी है। बहरहाल उसको नशा मुक्ति केंद्र में परिजनों ने भेज दिया। आजकल नशा मुक्ति केंद्र चलाना भी बहुत बड़ा धंधा हो गया है। आदमी तो इस विश्वास से कि हम वहां भेज देंगे तो कुछ डॉक्टर्स किसी कॉम्बिनेशन की दवा देके इसके इस एडिक्शन को छुड़वाएंगे, स्लो करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक होके आएगा। और ऐसे किस्से कहानी ऐसे नशा मुक्ति केंद्र वाले कभी सोशल मीडिया में, कभी अपने यहाँ पोस्टर्स में, फलाने को देखिए 10 साल का एडिक्ट था, 3 महीने हमारे यहाँ रहा, अपना व्यापार कर रहा है, कुछ इस तरह के 4-6 स्लोगन लिखे होते हैं। वहां भी जब इसकी आदत में बहुत सुधार नहीं हुआ नशा मुक्ति केंद्र में, तो वो 28 अगस्त को ही वहां से भाग आया। फिर वो पानीपत आ गया और जाटल रोड पे थोड़ा बहुत कुछ काम करने लगा।
वहां रहते रहते उसे पता लगा कि संजय चौक स्वर्ग है इस तरह के नशे का। वहां गया। शुरू में जैसे लोग कहाँ से आया, कौन आया, पुलिस वाला तो नहीं, ये सब उसको झटके खाने पड़े। लेकिन उसके बाद उसे आराम हो गया। आराम से पैसा खर्च करने पर स्मैक मिल जाती थी। दिन में थोड़ा बहुत काम करके शाम के नशे का इंतजाम करके शाम को धूनी रमा के वहां पर और वो नशे का सेवन करता था। और उसी के पास, अच्छा, घर वाले न पहचाने, क्योंकि घर वाले 2-3 बार उसे पकड़ कर ला चुके थे, लिहाजा उसने दाढ़ी बढ़ा ली। और वहां बहुत ढेर सारे लोग, अगर कोई पानीपत का रहने वाला है, संजय चौक के बारे में जानता है, तो वो जरूर बताएगा। वहां बहुत से लोग तरह तरह के इसी तरह के वेश धारण कर लेते हैं ताकि कोई बोले नहीं उनसे। वहां आपको बहुत ढेर सारे ये जादू टोना मंत्र और गंडा ताबीज वाले आपको संजय चौक में जगह जगह बैठे मिल जाएंगे। दरअसल ये उनका ऐसा दिखावा है कि ज्यादा लोग उनके पीछे न पड़े। दिन भर वो इसी तरह पब्लिक को बेवकूफ बना के शाम के नशे का इंतजाम कर लेते हैं और शाम को नशा करते हैं। वहीं पर सोनू समाल खा भी आ गया, वो भी नशेड़ी था। माँ बाप बहुत परेशान थे। जहां ये रहता था वहां नशे के सामान की किल्लत थी, दिक्कत होती थी। बहुत प्रयास करने या बहुत दूर जाने के बाद ही नशा मिल पाता था। लिहाजा वो भी पानीपत आ गया। उसे भी संजय चौक के बारे में पता लगा और वहां वो आशीष के अड्डे पर पहुंच गया। दोनों दिन भर या तो छोटा मोटा काम कर लेते थे और बाद में सोनू समाल खान ने भी वही अपना दाढ़ी बढ़ा ली और मूछ बढ़ा ली, बाल बहुत बड़े बड़े कर लिए, कपड़े ऐसे पहन लिए कि लोग परेशानी में उसके पास या तो दान देने के लिए आते थे या कुछ पूछने जांचने के लिए आते थे। क्योंकि इस तरह के बहुत से लोग आपको वहां मिलेंगे संजय चौक में, जो सब यही धंधा करते हैं। तो दोनों वहां पर नशा करने लगे। जिस दिन की यह घटना है 28 तारीख वाली, 26 वाले का तो की पहचान हमारे ख्याल से 1.5 साल तक नहीं हो पाई थी। 28 तारीख को ये दोनों लोग जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, हरनारायण और राजेंद्र, ये भी वहां पर आ गए और वहां दिन में कहीं मुलाकात हुई होगी। दोनों आ गए और बजाय नशे के, ये चूंकि दोनों बाहरी थे, बजाय नशे के ये शराब ले आए। चारों बैठ के शराब पी रहे थे। इसी बीच में राजेंद्र ने सोनू की दाढ़ी पर हाथ लगा दिया। गाली गलौज के दरमियान उसने कहा, इसको उखाड़ दे, तुझे देखूं तो मैं, तू असल में है कौन। इतना सुनते ही सोनू समालखा के दिमाग में भी आ गया कि लगता है ये मुझे कुछ पहचान रहा है, घर परिवार से कोई है। दोनों में उसी नशे में, घोर नशे में आपस में पटका पटकी हो गई। इन दोनों ने मिलके पहले आशीष हरनारायण पहले हरनारायण को गिरा लिया और गले को गमछे से कस के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो ढूंढने लगे दूसरे को, हरनारायण को। पहले इन्होंने मार दिया राजेंद्र को, उसके बाद हरनारायण को ढूंढने लगे। हरनारायण भी आगे कहीं नशे की हालत में गिरा हुआ था, उसकी भी गर्दन कस के उसकी हत्या कर दी। ऐसा करते समय वो बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे और उसे वहां के कैमरे से निकले और फिर वहां से भागे जब इनकी पहचान हो पाई थी। 26 तारीख की रात में जो हत्या हुई थी उसके बारे में भी उन लोगों ने पूरी डिटेल बताई कि हम लोग
नकली शराब कह लें या देसी शराब कह लें या बगैर ठेके की मिलने वाली शराब का सेवन करते थे। और वही बैठ के हम लोग गोहान रोड की गौशाला के पीछे वाली गली में शराब पी रहे थे। ऐसे में ही एक अनजान व्यक्ति आ गया। वो भी अपने साथ शराब ले आया था। हम लोगों के साथ बैठकर शराब पीने लगा। थोड़ी देर में गाली गलौज के समय उसने हम लोगों की शराब की जो शीशियां थी वो गिरा दी। हम दोनों ने मिलके गमछे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। यानी 48 घंटे में 3 हत्याएं। किसी भी जगह किसी छोटी लोकेलिटी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तिथियों की इस तरह से हत्याएं होती हैं तो थोड़ी सी सनसनी सी मचती है। लगता है पता नहीं कौन आ गया, पता नहीं कौन सीरियल किलर आ गया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया गया। सबूत के नाम पे बहुत ज्यादा सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि जिस गमछे से हत्या की गई थी वो गमछा बरामद हुआ, ब्लड स्टेन्स बरामद हुए। दोनों के पास मोबाइल नहीं थे। पूछने पर कि मोबाइल क्यों नहीं रखते, उनका सब मोबाइल रखेंगे तो घर वाले ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, इसलिए हम लोग मोबाइल का चक्कर ही नहीं पालते। आप ये समझिए कि किस कदर नशा उनके शरीर में, दिमाग में और रग रग में बस गया था कि नशे के लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार थे। आज की घटना देखिए, 2 नशेड़ियों ने 48 घंटे में 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जो पानीपत की ज्योग्राफी को अच्छी तरह जानते हैं, वहां के रहने वाले हैं, किसा कोई परिवार के बहुत से लोग होंगे कि संजय चौक के आसपास नशेड़ियों का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। साल भर पहले तक, साल 1.5 साल पहले जब मैं एक बार मेरा जाना हुआ था, तब भी मुझे किसी ने यही बात बताई थी कि वहां खुलेआम स्मैक, गांजा, अफीम, शराब सब उपलब्ध है। और पूरा पानीपत, पूरा वो इलाका जानता है कि कौन कौन लोग हैं जो पंजाब से ये स्मैक लाकर यहाँ बेचते हैं। और पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ज्यादातर यंगस्टर्स एडिक्ट हो रहे हैं वहां भी, पंजाब की तरफ। पर पुलिस जिसके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, उसके कानों में जूं नहीं रेंगती है। आप समझ सकते हैं कि ये जूं कानों तक पहुंच क्यों नहीं पाती। आप समझ गए होंगे, जो पुलिस पर इस तरह के आरोप लोग लगाते हैं वो सही है। बिना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के, बिना पुलिस की सहायता के, बिना पुलिस की नॉलेज के इस तरह का व्यापार, खासकर एनडीपीएस यानी नशे से संबंधित कारोबार हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो मैं समझ गया हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे पुलिस इन्हें पकड़ती क्यों नहीं। क्योंकि पुलिस अगर चाह ले तो इलाके में गांजे की एक सूखी पत्ती भी नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं कि पत्ता नहीं हिल सकता अगर पुलिस चाह ले। और पुलिस के न चाहने के कारण कौन कौन से हैं, यानी वहां की ट्रांसफर पोस्टिंग, वहां अपनी पोस्टिंग कराने के लिए, मतलब उस थाने में, उस चौकी में और संजय चौक के बीट के सिपाहियों की पोस्टिंग में कितना पापड़ बेलते होंगे संबंधित लोग। तमाम नेताओं से कहलाते होंगे, तमाम पैसा जाने किसको किसको देते हैं कि साहब 6 महीने के लिए हमारी उस बीट में पोस्टिंग हो जाए। संजय चौक कोई अकेला नहीं है, बहुत ढेर सारी बीट पानीपत में ऐसी हैं। वर्तमान समय की बात मैं बता रहा हूं कि अपनी पहले ड्यूटी लगवाओ, पॉलिटिकल लोगों से कह के लगवाओ, किसी दूसरे से कह के लगाओ, किसी न्यूसेंस मेकर से कह के लगाओ, किसी ऐसे सरकारी आदमी से कह के लगवाओ जिसकी पहुंच और पकड़ स्थानीय पुलिस के अधिकारियों पर हो। बहरहाल एक बार वहां
पहुंचा दो। एक बार उस थाने में पोस्टिंग हो जाए, एक बार उस चौकी में पोस्टिंग हो जाए, मतलब आप ये समझ लें कि कलेक्टर और एसपी यानी कप्तान की पोस्टिंग से भी ज्यादा जुगाड़, ज्यादा प्रयास और ज्यादा झेक इन जगहों पर सिपाहियों के, सब इंस्पेक्टर्स के और थानाध्यक्ष की पोस्टिंग में लगाने पड़ते हैं। पब्लिक का जो रवैया है वो भी बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। किसी से कहिए कि साहब ये यहीं आपके मोहल्ले में हो रहा है, तो कहें साहब हम अपने काम से काम रखते हैं। उनको डर रहता है कि ये ड्रग माफिया बहुत स्ट्रांग है। वो दिन भर देखते हैं कि कौन कौन पुलिस वाले इनके चक्कर में घूमते रहते हैं, इनके घरों पे जाते हैं, दुकानों पे मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं आप समझ सकते हैं। तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ड्रग माफिया बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके बारे में शिकायत करने का मतलब आफत मोल लेना है और ये जीने नहीं देंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि हरियाणा, ये जो दूध दही की धरती है, हरियाणा जो खिलाड़ियों की धरती है, हरियाणा जहां ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स, जैसे कहते हैं फसल इनकी होती है। जब भी किसी गेम का सीजन आता है, हरियाणा की धरती में ही ये फसल काटी जाती है। देश को बड़ा गुमान है ऐसे खिलाड़ियों पे, हरियाणा के। लेकिन अगर समय पर लोग न चेते तो उड़ता पंजाब के बाद उड़ता हरियाणा का ही नंबर है। सबको हाथ लगाना होगा, सोसाइटी को लगना होगा, जो भी कारण कारक हैं उनको दूर करना होगा, जो बेईमानी करें उनको एक्सपोज करना होगा, जो ये धंधे में लिप्त हों, चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे लोकल कोई आदमी हो, दबंग हो, माफिया हो, सबको एक्सपोज करना होगा। वरना अब एक पीढ़ी इस कगार पे पहुंच गई है जिससे होकर पंजाब की एक पीढ़ी गुजर रही है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।